Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. हमने ऑलरेडी अपना चैप्टर नंबर 1 एसएस का शुरू कर दिया है. अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यू नो दैट वेल. काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं. सबसे पहले तो हम यही सीखे कि भाई यूरोपियंस को ऐसी तो क्या आन पड़ी थी कि उन्होंने इंडिया आने का रूट ढूंढ लिया. सेकेंडरी थिंग इज दिस कि पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा ने ये रूट ढूंढ लिया था. वो एब्सोल्युटली केप ऑफ गुड से होता हुआ कैलीकट तक पहुंच गया था. कैलीकट के उस टाइम के राजा कौन थे? तो वो थे जामोरिन. और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पोर्टुगीज के बाद डच लोग भी आ गए, फ्रेंच लोग भी आ गए, ब्रिटिशर्स भी आ गए. उन लोगों का क्या क्या इंटरेस्ट था इंडिया में, सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है. हमने ये भी जान लिया है कि शाहजहां ने द एम्पायर ऑफ दिल्ली, उन्होंने कैसे पोर्टुगीज साम्राज्य का अंत किया. तो चलिए आज के इस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम क्या देखने वाले हैं. तो आज के इस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वी आर गोइंग टू टेक ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. आप जानते हो कि भाई पोर्टुगीज लोगों को भी बंगाल में ही ट्रेड करना था. अब ब्रिटिशर्स भी कहाँ पहुंचे हैं? तो ब्रिटिशर्स भी बंगाल ही आ पहुंचे हैं ट्रेड यानी कि बिजनेस करने के लिए. क्यों? आप लोग सोचोगे कि सर सभी लोग बंगाल ही क्यों जा रहे हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बंगाल जो कोई भी है उस टाइम पे काफ़ी प्रॉस्पर था. ओके, और जितने भी रूलर्स थे या जितने भी फॉरेन रूलर्स थे वो लोग बंगाल जाके ही बिजनेस करना चाहते थे. बंगाल में अपना बिजनेस बढ़ गया तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम हो जाएगा. ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे. बस इसी वजह से ब्रिटिशर्स भी अट्रैक्ट कहाँ पे हुए? एट लास्ट दे अट्रैक्टेड टू बंगाल. ओके, चलिए अब क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वन बाय वन वी आर सपोज टू टेक. द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड द ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली. सबसे पहले याद कीजिए हुगली पे फोर्ट किसका था? पोर्टुगीज लोगों का फोर्ट था. वो फोर्ट तबाह किसने किया? तो या विद द ऑर्डर ऑफ शाहजहां. और ये उन लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स ने भी शाहजहां की परमिशन लेके बिजनेस कहां पे स्टार्ट किया? तो हुगली पर ही स्टार्ट किया. तो ऐसा बोल सकते हैं कि पोर्टुगीज सत्ता का अंत आने से ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं. या एंड स्टेबलाइज फोर्ट्स in the year 1651 common era. The forts were garrisoned for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. Okay, शाहजहां के लड़के थे कौन? वो थे औरंगजेब. शाहजहां ने सिर्फ ट्रेड करने की मंजूरी दी हुई थी, लेकिन औरंगजेब तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले. उन्होंने तो ऐसा बता दिया कि कोई बात नहीं, आपको बार बार हर चीज़ पर हर महीने टैक्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. सोचिए भाई, औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया मालूम नहीं, लेकिन उसने ऐसा किया, ये फैक्ट है. उन्होंने ऐसा ही बता दिया कि एक एनुअल पेमेंट नक्की कर लेते हैं कि जो आप बोलोगे एनुअली मुझे इतना आपको पे करना है, अगर आप एनुअली मुझे ये पे कर देते हो बस सही है, जैसे चाहे वैसे बिजनेस बढ़ाइए. वहाँ पे और कुछ नहीं हुआ. ब्रिटिशर्स ने बिजनेस तो काफ़ी बढ़ाया, लेकिन वहाँ अपना एस्टाब्लिशमेंट यानी कि फोर्ट वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने बिल्टअप भी कर लिया. ये सब दिखाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपना पूरी तरह से पैर बंगाल में जमा दिया औरंगजेब की नज़रों के नीचे. लेकिन मैंने बताया उस तरह से उस टाइम के रूलर्स में कोई विजन था ही नहीं. वो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी. बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी. अब उन्होंने तो ये शेर ने तो खून चख लिया जैसा हो गया. बंगाल में आए, पैसा ही पैसा था, बस जितने पैसे ज़्यादा मिलते गए ब्रिटिशर्स को उतने और कमाने का मन चले गया, उतना और कमाने को मन चला गया. एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल ओनली द कंपनी availed the benefit of tax-free trading. However, many offices
who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. क्या हो गया देखिए, एज पर दी ऑर्डर पास इन बंगाल, एक ऐसा बंगाल में ऑर्डर पास हुआ, कौन सा ऑर्डर पास हुआ, ओनली द कंपनी अवेल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग, सिर्फ और सिर्फ जितनी भी बिजनेस कंपनी वहां पे करेगी, कंपनी यानी कि कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जितना भी वहां पे बिजनेस करेगी 1 रुपए का टैक्स वो नहीं देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप यहां से कमा रहे हो तो आपको टैक्स देना ही चाहिए, लेकिन बस ऐसे कुछ बिल्कुल ही गैर कानूनी लॉज उन लोगों ने खुद ही बना लिए। हाउएवर मैनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल, और जितने भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी अपना छोटा बड़ा बिजनेस वहां पे खोल के रखा था, क्योंकि वो तो इंडिया को लूटना ही चाहते थे ना, तो कंपनी ने तो खुद का अपना बिजनेस खोल ही रखा था, उसके ऑफिसर्स ने भी छोटे जैसा बिजनेस अपना भी खोल के रखा था। अब वो लोग क्या करते थे, वो जो अपना छोटा बिजनेस चलाते थे उनको तो टैक्स देना चाहिए ना। चलिए ऐसा सोच लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई ऑफिसर अपना खुद का बिजनेस अगर चला रहा है तो उसे तो टैक्स देना पड़े कि नहीं देना पड़े, लेकिन वो भी टैक्स नहीं देता था। लूटो भाई लूटो, सोने की चिड़िया को जितना हो सके उतना लूटो, यही उनके मगज में सिर्फ एक ही और एक बात घूम रही थी। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस्ड, which in turn was opposed by the नवाब of Bengal। धीमे धीमे क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, तो एब्सोल्युटली जो टैक्स रेवेन्यू की जो इनकम थी, पूरा देश किस पे चलता है, पूरा स्टेट किस पे चलता है, तो टैक्स के दिए गए पैसों से ही चलता है। बंगाल इतना प्रॉस्पर था तो फिर एब्सोल्युटली उसे चलाने का खर्चा भी कुछ ज्यादा होगा, तो टैक्सेस की इनकम घट गई। उसकी वजह से क्या हुआ, वहां के जो नवाब थे वो नवाब को काफी हद तक गुस्सा आया। उन्होंने ये सब चीजें देख ली थी कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मुर्शिद क्वली खान, दिस डिस्प्यूट kept on recurring even during the time of वर्दी खान एंड अली वर्दी खान। ओके, तीन रूलर्स बंगाल में आके चले गए, तब तक ये सब कुछ चलता ही रहा। ओके, सभी बंगाल के रूलर्स जानते थे, मुर्शिद कुली खान भी जानता था, वर्दी खान भी जानता था, अली वर्दी खान भी जानता था कि भाई ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं दे रहे और उनके ऑफिसर्स भी कोई टैक्स नहीं दे रहे, इनकी वजह से हमें हजारों का और लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई उनके सामने आवाज उठाने के लिए रेडी नहीं था। हिज सन सिराज उद दौला टुक चार्ज, ही गॉट इन्वॉल्व इन अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। लेकिन एक आदमी था जिसने आगे जाके आवाज उठाई, और वो आदमी था अली वर्दी खान का लड़का सिराज उद दौला। सिराज उद दौला ने नक्की कर लिया था मन में कि ऐसे कैसे चलेगा, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको टैक्स देना ही होगा बस। लेकिन उस टाइम तक ब्रिटिशर्स काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। ओके, लेकिन फिर भी सिराज उद दौला भी कोई ऐसी चीज नहीं थे कि जिनको ब्रिटिशर लाइटली ले सके, वो भी काफी पावरफुल रूलर थे। ओके, उन्होंने बता दिया वेरी ब्लंटली कि नहीं, टैक्सेस तो देना ही है, कोई चाहे कोई भी हो, टैक्सेस तो देना ही है। ओके, बस इसी बात पे डिस्प्यूट हो गया, और इस बात पे डिस्प्यूट हो जाने की वजह से अब क्या होने वाला है, द ग्रेट बैटल ऑफ प्लासी took place। क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब देखते हैं। सिराज उद दौला became Nawab of Bengal in the year 1756। 1756 में 1756 में सिराज उद दौला बंगाल के नवाब बने। He had an overwhelming influence over the British। The British helped the competitors of Siraj ud Dawla by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal। अब क्या हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ कि सिराज उद दौला को ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। जितना भी ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बंगाल में था, वो इन्फ्लुएंस भी उनको पसंद नहीं था। ब्रिटिशर्स को इस बात का पता था कि सिराज उद दौला हमें पसंद नहीं कर रहा, तो वो उन लोगों ने क्या शुरू किया, तो ब्रिटिशर ने सिर्फ एक ही चीज शुरू की, जितने भी सिराज उद दौला के दुश्मन थे या जितने लोगों को सिराज उद दौला पसंद नहीं था,
बस उनका संगठन बनाना शुरू किया। ओके, वन बाय वन उनका संगठन बनाना शुरू किया और सिराज उद दौला के खिलाफ कॉन्स्पिरसी यानी कि षड्यंत्र बनाना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए इसको तो बंगाल की गादी से नीचे उतारना ही है। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. When the British merchant failed to pay taxes, which were applicable to both Indian and foreign merchants, the situation came to a boil. अब क्या हुआ, तो सिराज उद दौला ने तो अपने जितने भी लोग थे उनको बता दिया कि हम जितना टैक्स यहाँ के मर्चेंट से लेते हैं उतना ही टैक्स हम ब्रिटिश मर्चेंट से भी लेंगे ही। ओके, तो उन्होंने तो टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, हम अपने देश में बिजनेस कर रहे हैं, हमें टैक्स देना है, लेकिन ब्रिटिशर्स फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, फॉरेन कंट्री से आया हुआ मर्चेंट यानी यूरोप से आया हुआ मर्चेंट जो यहाँ के बिजनेस करता है तो उसे टैक्स नहीं देना है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये तो बहुत ही अन्याय वाली बात हो गई। सिराज उद दौला इस अन्याय को समझ गया, उसने बोला सभी को टैक्स देना है, यानी सभी को टैक्स देना है, और टैक्स के बारे में वो काफी रिजिड हो गया। अब वो रिजिड हो गया तो सिचुएशन तो काफी गरमाने वाली थी, क्योंकि ऐसा लॉ था कि ब्रिटिश मर्चेंट को यहाँ पे टैक्स नहीं देना, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ टैक्स नहीं देना, लेकिन सिराज उद दौला ने बताया टैक्स तो देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ही ऑर्डर that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the terms and condition. उसने ऐसा भी बता दिया कि आपकी फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है, यू हैव अ फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज ओवर हियर। ओके, फोर्टिफाइड का मीनिंग है पक्की फैक्ट्रीज जहां अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा हो। अगर आपको टैक्स नहीं देना तो बंद कीजिए अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, निकलिए यहां से। तो यहाँ के अब यहाँ का रूलर मैं हूं, अब जो मैं लॉ बनाऊंगा, जो मैं रूल्स और रेगुलेशन करूंगा, उसी टर्म्स और कंडीशन पे आपको चलना है। सिराज उद दौला ने काफी क्लैरिटी के साथ ये पॉइंट बता दिया ब्रिटिशर्स को। दिस प्रोवोकेशन वाज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। हुआ भी कुछ ऐसा कि बस इतने में, बस इन सब चीज़ों में ब्रिटिश और सिराज उद दौला के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था कि सिराज उद दौला ने उनका फोर्टिफाइड जो फैक्ट्री था, ये उनका जो फॉल्ट था ब्रिटिश का, वो भी जला डाला था। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्रिटिश भी ताव में आ गए। सिराज उद दौला तो बिल्कुल छोड़ने वाले थे ही नहीं। बस द सिचुएशन गॉट वर्स और दोनों के दोनों युद्ध में उतर आए, और वही युद्ध जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर गया, वही युद्ध है, उसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ क्या नहीं। द ब्रिटिश काउंटर अटैक्ड अंडरटेक द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, अब ब्रिटिशरों ने भी नक्की कर लिया कि हमें सिराज उद दौला के साथ युद्ध करना ही है, चाहे ग्रेट वॉर हो जाए हम इनसे लड़ेंगे लड़ेंगे। उनकी तरफ से लड़ने कौन आया, तो उनकी तरफ से लड़ने आया, यानी ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने कौन आया, तो रॉबर्ट क्लाइव आया। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उद दौला with a promise to confer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. काफी हद तक बुरा ब्रिटिशर्स ने किया, नो डाउट अबाउट दैट। रॉबर्ट क्लाइव जानता था सिराज उद दौला को वॉर में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिराज उद दौला की आर्मी और वो खुद इतना एग्रेसिव था कि ब्रिटिशर्स उसे हरा नहीं पाएंगे, ब्रिटिशर्स जान चुके थे। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि अगर मैं सिराज उद दौला के साथ में वॉर में उतरा तो मेरी हार, मेरी मौत निश्चित है, सिराज मुझे नहीं छोड़ेगा। अब हुआ क्या, तो ब्रिटिशर्स तो पहले से ही बड़े ही कपटी आदमी रहे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो सिराज उद दौला का कमांडर इन चीफ, जिसे हम सेनापति बोल सकते हैं, उनका सेनापति कौन था, तो उनका सेनापति था मीर जाफर। उन्होंने और कुछ नहीं किया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीटिंग की, किससे, मीर जाफर से। मीर जाफर को भी कुछ ना कुछ लालच रही होगी, उसने मीटिंग की किसके साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा बोला कि तू अपनी आर्मी को बोल दे कि हमारे साथ लड़े ही ना, सिर्फ और सिर्फ आए और सरेंडर कर दे।
बस तो सिराज उद दौला की अगर आर्मी सरेंडर हो जाएगी तो होगा क्या, सिराज उद दौला जंग हार जाएगा। अगर सिराज उद दौला जंग हार गया तो मैं उसे डिथ्रोन कर दूंगा। डिथ्रोन यानी कि मैं उसे गादी पर से उतार दूंगा और उसकी जगह मीर जाफर तुम्हें मैं गादी पे बिठा दूंगा। और उस टाइम पे बंगाल की गादी पे बैठना यानी इस टाइम का प्रधानमंत्री बनने जैसा था। तो फिर वो तो कोई भी ऐसी लालच में आ ही जाएगा। और मीर जाफर अपने लालच से ज्यादा प्यार करता था ना कि अपने देश से। ओके, बस यही दिक्कत आ गई। विद हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए ओके कैसा हुआ कि बहुत सारी लोमड़ियां इकट्ठी हो गई और शेर का शिकार कर गई। क्या हुआ, तो मीर जाफर कमांडर इन चीफ था। ओके, सिराज उद दौला के जो स्ट्रिक्ट रवैये की वजह से उनकी आर्मी भी काफी हद तक उनसे नाराज थी। मीर जाफर ने उनकी आर्मी को भड़काया सिराज उद दौला के खिलाफ। वहां बैटल ऑफ प्लासी हुई और क्या किया, एज पर दी प्लान सारे के सारे सिराज उद दौला के आर्मी ने ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर जैसे ही कर दिया, एब्सोल्युटली आप जानते ही हो कि हारा कौन, तो हारा भाई सिराज उद दौला। और सिराज उद दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने मार डाला। बताइए ओके, ये था बिट्रे, इसे बोलते हैं चीटिंग। ओके, इसे बोलते हैं इस तरह का खेल जो कभी भी युद्ध में नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है भी अपने देश में ऐसा कुछ। विद हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। दिस वाज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सबसे पहली लड़ाई थी जो ब्रिटिशर्स इंडिया में लड़े और इंडिया के ही नवाब को उन्होंने खत्म किया। बस उस टाइम पे इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यही है वो टाइम जिस टाइम पे ब्रिटिशरों का उदय हुआ इंडिया में, या राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी सिर्फ आधे दिन की लड़ाई थी। कैन यू इमेजिन, सिर्फ आधे दिन में बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी बैटल ऑफ प्लासी इतिहास में इतना महत्व क्यों रखती है, क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ही द राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हुआ। दस दिस वॉर इज कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट साबित हो चुकी थी। तो ये थी बैटल ऑफ प्लासी जिसमें सिराज उद दौला हार चुके थे और उनका मर्डर रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हो भी गया था। उनके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद सिर्फ एक ही बात, उन्होंने मीर जाफर कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उद दौला, उनसे एक ही तो सौदेबाजी की थी कि भाई जैसा ही सिराज उद दौला मरेगा मैं उनकी गद्दी पे तुम्हें बिठा दूंगा। तो उन्होंने किया भी कुछ ऐसा कि भाई सिराज उद दौला के मरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और आप तो जानते ही हो कि मीर जाफर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली था। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुई है, तो अब ये बैटल ऑफ बक्सर कहां से हो गया? अभी तो मीर कासिम को बनाया है बंगाल का नवाब, तो फिर ये बैटल ऑफ बक्सर क्या है? तो आप जानते हो कि बैटल ऑफ बक्सर भी इतिहास के पन्नों में एक विशिष्ट महत्व उसका भी है। क्यों महत्व है उसका, देख लीजिए। एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर बन गए भाई नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकेम हॉस्टाइल टॉवर्ड्स द ब्रिटिश। और आगे जाके रॉबर्ट क्लाइव भी कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। अब वो इंग्लैंड चले गए तो इस तरफ क्या हुआ, तो मीर जाफर से जितना फायदा, जितने रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकती थी उतना उन्होंने बनाया। लेकिन आगे जाके मीर जाफर को पता लग गया कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, तो उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लॉ मीर कासिम। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। अब हुआ क्या, तो हुआ कुछ इस तरह से कि भाई जैसे ही उन अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भाई मीर जाफर अब अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराया।
किस तरह से? तो आप जानते हो सिराज उद दौला के साथ धोखा करके मीर जाफर बंगाल की गद्दी पे बैठा था। तो बस ऐसा ही कुछ मीर जाफर के साथ हुआ। मीर जाफर का सन इन लॉ यानी उनका जमाई मीर कासिम, वो भी वही सपने देखता था कि अगर मीर जाफर गद्दी से हट जाए तो मैं गद्दी पे जाके बैठ जाऊं। इस बात का पता ब्रिटिशर्स को लगा। उन्होंने देखा कि मीर कासिम तो मीर जाफर से ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट, और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड भी है। तो उन्होंने सोचा कि हमें ऐसे ही रूलर की तो तलाश है। उन्होंने और कुछ नहीं किया, मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को मीर जाफर की जगह बिठा दिया। बताइए, जैसी करनी वैसी भरनी मीर जाफर के साथ हो गई। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस which ultimately brought both the forces face to face with each other। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? जैसी करनी मीर जाफर ने की थी ऐसी ही भरनी मीर जाफर को अगर भरनी पड़ी तो वही रूल लागू भी ब्रिटिश को ही पड़ता है। आगे जाके क्या हुआ? तो मीर कासिम ने आगे जाके ऐसा रूल बना दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो क्या है, उनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब बताओ, ये तो कुछ ऐसा हो गया भाई, मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाओ। ऐसा ही हुआ, मीर कासिम को जैसा गद्दी पे बिठाया वो सच में मीर जाफर से ज़्यादा होशियार साबित हुआ। उसने इतना ही बताया कि भाई टैक्स सभी को भरना है, फिर चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या और कोई, सबको अपने टैक्स भरने ही है। बस टैक्स के बारे में क्या हुआ, दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किन किन का? तो मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और उन्होंने सोचा कि अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हमें मीर कासिम से किसी भी कीमत पे लड़ना ही है। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप। सबसे पहली जो लड़ाई थी वो लड़ाई कब हुई? वो लड़ाई हुई 1763 में। ओके, 1763 में वो लड़ाई हो तो गई जिसमें मीर कासिम हार गया, पर वो वहां से भाग गया। He reorganized his army along with the forces of Nawab of Awadh। ये अवध है। सिराज उद दौला एंड शुजा उद दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम टू। ओके, उसने आगे जाके क्या किया? तो उसने आगे जाके वो वहां से भाग तो गया है, लेकिन वो अपने इंसल्ट, अपमान का बदला जरूर लेने, ब्रिटिशर से लेने वो जरूर वापस आएगा। उसने क्या किया? वो भाग के अवध पहुंच गया। अवध के नवाब को उन्होंने कन्विंस किया कि कुछ भी हो जाए वो अवध के नवाब, अवध यानी कि लखनऊ, उस टाइम पे अवध यानी लखनऊ के नवाब कौन थे? उनका नाम था शुजा उद दौला। तो शुजा उद दौला को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि चलो हम साथ में मिलकर लड़ते किससे? तो हम साथ में मिलकर लड़ते हैं ब्रिटिशर से। उसी टाइम पे मुगल एम्परर शाह आलम टू, मुगल एम्परर शाह आलम टू, असली वाले शाह आलम टू, असली वाले नहीं, ये टू यानी कि उनका बेटा, वो वहां पे आया हुआ था। उससे सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना है तो मैं भी आपके साथ हूं। देयर कंबाइंड फोर्सेस मेट द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। वो लोग मिले 1763 में। एक साल तक इन तीनों ने यानी कि शुजा उद दौला, मीर कासिम की आर्मी और शाह आलम टू की आर्मी ने युद्धाभ्यास किया और नक्की किया कि हम बक्सर में लड़ाई लड़ेंगे। और बक्सर में लड़ाई हुई। बक्सर एक प्लेस का नाम है, प्लासी एक प्लेस का नाम है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी won the war and all of a sudden Bengal, Awadh and Mughal empire was under their control। अब हुआ कुछ ऐसा कि इतने सालों में ब्रिटिश आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। उन्होंने तीनों की आर्मी को हरा दिया। अब जैसे ही तीन आर्मी हार गई, अंग्रेज़ों की झोली में कितने सारे राष्ट्र आ गए। बंगाल तो आ ही गया, अवध यानी कि लखनऊ भी आ गया और पूरा का पूरा मुगल एम्पायर भी उनकी झोली में चला गया। तो ये दिखाता है कि बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने राइज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर था, तो बैटल ऑफ बक्सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हम ऐसा बोल सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया फॉर द सिचुएशन।
बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश आर्मी ने जीत लिया तो रॉबर्ट क्लाइव दोबारा यहाँ पे आए। ओके राइट, कुछ ना कुछ तो गड़मथल करके ही जाएंगे अब वो। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India। बस एक कंपनी जिसे हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए हमें जिसने अलाउ किया था, वो यहाँ की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभर के सामने आई और इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर दिया कि इंडिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसके सामने आ सके। तो बस आज के लिए कुछ इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द कोई नए लेसन के साथ मैं आपको YouTube पर बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। हियर डीएम सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।